स्टूडेंट्स अब हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन what is evaporation? Evaporation is spontaneous conversion of liquid into vapors. It is called as evaporation. Spontaneous conversion of liquid into vapors is called as इवेपोरेशन। स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन के हवाले से कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। It is a spontaneous process. It is endothermic. It is a surface phenomena. Surface phenomena. इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। स्टूडेंट्स, ये इवेपोरेशन है, हमें पता है कि इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ये भी हमें इसमें लिखना चाहिए। टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं वन बाय वन ये बता दूं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हर वक्त जारी रहेगा। इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। वाई इट हैपन्स? स्टूडेंट्स, एक लिक्विड है, आप चाय को, गर्म चाय को रख दें तो थोड़ी देर बाद वो ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इवेपोरेट करके निकल जाते हैं, बाकी लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझें। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल निकल गए, लो एनर्जी मॉलिक्यूल बाकी रह गए, तो टेम्परेचर डाउन हो गया। फिर ये स्पॉन्टेनियस है, इट डज नॉट नीड एक्सटर्नल हीट और एक्सटर्नल स्पार्क और एनीथिंग, ये खुद ब खुद होता रहता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेफिनेटली इसका टेम्परेचर डाउन जा रहा है। सरफेस फिनोमेना, स्टूडेंट्स, ये सिर्फ सरफेस से ही हो सकता है एंड टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। इस पे मैं आपको बताऊं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, और वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते रहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत कम होती है, कुछ की बहुत ज़्यादा होती है। तो वो एनर्जी एक्सचेंज करते करते जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे आता है, इवन एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो वो जब सरफेस पे आएगा तो वो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके वहाँ से निकल जाएगा और इवेपोरेशन होती रहेगी। इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। स्टूडेंट्स, अब हम इवेपोरेशन के लिए फैक्टर्स की बात करते हैं। इवेपोरेशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन फास्ट होगी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें कि चाय को अगर आप एक कप में रखें और उतनी ही चाय को आप एक सॉसर में रखें, तो सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इवेपोरेशन एरिया ज़्यादा है, सो इवेपोरेशन फास्ट होगी, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो मॉलिक्यूल्स के इवेपोरेट करने का चांस कम है, ठीक है। और जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं उसके इवेपोरेट करने का चांस ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेगुलर शेप। स्टूडेंट्स, जिनकी शेप रेगुलर होगी वो मोस्टली नॉन पोलर होंगे क्योंकि उनके डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं। लाइक SO3, इसकी शेप रेगुलर है, इसके डाइपोल मोमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि आप SO2 की बात करें तो इसके डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होते, इसकी शेप रेगुलर नहीं है, तो ये पोलर है, तो पोलर की इवेपोरेशन कम होती है और नॉन पोलर की इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेगुलर शेप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इर्रेगुलर शेप। जो इर्रेगुलर शेप है ये मोस्ट प्रोबेबली पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर फ्लो। आप इसका सिंपल आइडिया ये है कि आप दो कपड़े पानी में डुबो के एक को आप फैन के सामने लटका दें और एक को वैसे लटका दें, तो फैन के सामने जो होगा वो जल्दी खुश्क हो जाएगा क्योंकि उसकी इवेपोरेशन फास्ट होगी। और स्टूडेंट्स, इसका ताल्लुक ह्यूमिडिटी लेवल से भी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हो, एयर में मॉइस्चर पहले ही ज़्यादा होगा, तो फिर वाटर का इवेपोरेट करने का कुछ चांस पहले से कम हो जाता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन स्लो होगी क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस एयर के साथ कम हो जाएगा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से। स्टूडेंट्स, ये तो आइडिया था इवेपोरेशन। अब इसके रिलेटेड अब अगले भी जितने टॉपिक्स हैं सबके रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इवेपोरेशन किसकी है, कम इवेपोरेशन किसकी है, ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका है, कम किसका है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, कम किसका है। तो हम आइडियाज़ और हिंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हम एंड पे डिस्कस कर लेंगे। दिस वाज अबाउट इवेपोरेशन। अब हम आते हैं वेपर प्रेशर पर। वेपर प्रेशर, स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करने से पहले हम एक छोटा सा आइडिया डिस्कस कर लें ताकि इसकी डेफिनेशन पे जब हम गौर करें तो हमें आसानी से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, ये एक कंटेनर है और इसमें हमने लिक्विड फिल कर लिया हुआ है। अब हम इसको एयर टाइट कर देते हैं। यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करके ऊपर जा रहे हैं, वो हर तरफ फैलते रहते हैं। और स्टूडेंट्स, एक वक्त ऐसा भी आता है कि ऊपर से मॉलिक्यूल अब वापस आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की वजह से सैचुरेशन हो चुकी है, तो मॉलिक्यूल ऊपर भी जा रहे हैं और ऊपर से वापस भी आ रहे हैं। व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंडेंसेशन, व्हेन बोथ आर इक्वल इट इज एन इक्विलिब्रियम, and at this equilibrium pressure exerted by the vapors on the surface of that liquid is called as its vapor pressure at given temperature। तो स्टूडेंट्स, इसको हम यूं लिखते हैं, लिक्विड ये वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और वेपर्स आर going back towards liquid, and when there is an equilibrium लिक्विड का वेपर में जाना ये वेपोराइजेशन है या इवेपोरेशन है।
और वेपर का वापस लिक्विड में आना स्टूडेंट्स ये कंडेंसेशन है। और ये दोनों अपोजिट प्रोसेसेस हैं। और इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इट्स वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स इसके अंदर अब कितना प्रेशर होगा व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाता है। सो एट गिवन टेम्परेचर की बात करना इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एमसीक्यू पूछता हूँ, विच वन इज एक्सोथर्मिक चेंज और एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इवेपोरेशन, बीटा, कंडेंसेशन, चार्ली, वेपोराइजेशन एंड डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स हमने ऊपर पढ़ा कि वेपोराइजेशन इज और इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक चेंज। स्टूडेंट्स ये जो वेपर्स में कन्वर्ट होना है इट इज़ ए कूलिंग प्रोसेस एंड इट इज़ एन एंडोथर्मिक चेंज। और वेपर्स का वापस आना कंडेंसेशन, तो स्टूडेंट्स ये उसका अपोजिट है, तो ये क्या होगा, इट इज़ एक्सोथर्मिक चेंज। तो अब इन ऑप्शंस में क्या है, कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक चेंज, ऑप्शन इज बीटा। अब हम इसके फैक्टर्स बात करते हैं। फैक्टर्स फॉर वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स सबसे पहला फैक्टर तो इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। स्टूडेंट्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलाटिलिटी। जिसकी वेपर्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत ज़्यादा है उसी का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलर करैक्टर। पोलर करैक्टर, कोई चीज़ पोलर है और दूसरी चीज़ नॉन पोलर है तो पोलर का वेपर प्रेशर कम होगा और नॉन पोलर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन पोलर। नॉन पोलर्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स वाटर की इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम है, और पेट्रोल की इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस चूँकि लंदन फोर्सेस हैं वो वीक हैं तो उनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स इसको फैक्टर्स में तो बॉइलिंग पॉइंट को एज इट इज़ डिस्कस करना शायद बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट्स का पता है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो सिंपली जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी उसकी वेपर प्रेशर कम होगी। तो ये आपके लिए एक हिंट था कि आप किस तरह से इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। अब हम एक एमसीक्यू लिखते हैं इसके लिए। पहले ऑप्शंस ही लिख देता हूँ। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, बीटा, इथानोल, चार्ली, वाटर एंड डेल्टा ग्लाइसरोल। स्टूडेंट्स
ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना देता हूँ, CH2 CH CH2 और इस पे OH लगे होंगे। स्टूडेंट्स इस पे 3 OH ग्रुप हैं, तो इसका मतलब है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से भी ज़्यादा है, वो तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल करता है और ये 3 कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखें। अब इस क्वेश्चन इन ऑप्शंस पे क्वेश्चन 2 हैं, मैक्सिमम वेपर प्रेशर और मिनिमम वेपर प्रेशर किसका है। तो स्टूडेंट्स हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बगैर हम इनका जवाब नहीं दे सकेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ग्लाइसरोल की, तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, ग्लाइसरोल का। मिनिमम वेपर प्रेशर इज फॉर डेल्टा। और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसकी हैं, आइसोपेंटेन की, चूंकि वो नॉन पोलर है। इथानॉल वाटर और ग्लाइसरोल सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अल्फा का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं कि ज़्यादा किस में है और कम किस में है। अब हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जो वेपर प्रेशर को चेंज नहीं करते। डू नॉट चेंज वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स इसमें है पहला वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास एक कंटेनर है, हमने उसमें 1 लीटर लिक्विड फिल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स वेपर तो इस सरफेस से ही बनने हैं ना, ऊपर से ये क्लोज है। अगर वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स अब हम लिक्विड 1 लीटर ही रखते हैं, लेकिन हम इस कंटेनर का वॉल्यूम पहले से ज़्यादा कर देते हैं। तो आप देख लें कि ये लिक्विड एक्सपैंड कर गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, लेकिन अब भी वेपर प्रेशर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वेपर ज़्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये भी तो देखें कि अगर जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेशन में बढ़े हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंसेशन में भी तो बढ़ गए हैं ना, जितने इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं। तो अब उसका इफेक्ट नलीफाई हो गया। अगर आप 1 लीटर की बजाय इसमें 1 लीटर और भी ऐड कर दें तो स्टूडेंट्स फिर भी इवेपोरेट तो वो उतने एरिया से ही करेंगे। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया, इनका वेपर प्रेशर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्टूडेंट्स अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं और उसके रिलेटेड फिर हम बाद में कुछ एमसीक्यूज करेंगे। इन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड इकट्ठे ही एमसीक्यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point. Students, what is boiling point? When vapor pressure become equal to external pressure or atmospheric pressure, the liquid starts boiling and that temperature is called as boiling point. Students, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से, जो बड़ी सिंपल है लेकिन कॉमनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। स्टूडेंट्स, व्हाई वी यूज बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स,
स्टूडेंट्स ये फिजिकल कांस्टेंट्स जो होते हैं ये किसी चीज़ की प्योरिटी का आइडिया होते हैं। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली 100 है, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को चेक करें तो अगर वो 100 है तो वो वाटर प्योर वाटर है, और अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं आ रहा एट नॉर्मल कंडीशंस तो वो वाटर प्योर नहीं है। इट गिव द आइडिया अबाउट द प्योरिटी ऑफ अ मटेरियल। आप उसको लंबे चौड़े केमिकल एनालिसिस से गुजार के ये साबित करें कि वाटर प्योर है या नहीं, इससे बेहतर है कि आप सिंपलेस्ट आइडिया बॉइलिंग पॉइंट नोट करके ही देख लें कि वो वाटर प्योर है या नहीं है। स्टूडेंट्स एक टर्म है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, उस पे ज़रा देखें। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ये होती क्या है? स्टूडेंट्स आपके पास 1 मोल लिक्विड हो, एट बॉइलिंग पॉइंट पड़ा हो, हीट एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, to convert it into vapors completely. That amount of heat absorbed is called as molar heat of vaporization. और मैं अब आपसे इसका MCQ पूछने लगा हूं। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, ऑप्शन इज 40.06 केल्विन चार्ली, 40.90 kelvins, sorry not kelvins, it is kilojoules per mole, kilojoules per mole. Charlie 4.06 kilojoules per mole and delta is 0.46 kilojoules per mole. Kilojoules per mole, kilojoules per mole, again kilojoules per mole. Students, and our correct option is option बीटा। ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है MCQ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स एक बात है, बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट ऑन हीटिंग। आप मटेरियल को जितना मर्जी हीट कर लें उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होता, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बजाते खुद हीट की तरह की ही एक प्रॉपर्टी है, और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मटेरियल की एक करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो हीटिंग या कूलिंग से चेंज नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक किन चीज़ों से है। बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ये दोनों इन्वर्स हैं। बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स अगर आप बात करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन पोलर, नॉन पोलर मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आप इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर, और स्टूडेंट्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज ऑफ नॉन पोलर। नॉन पोलर दो मॉलिक्यूल हों, जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ हिंट्स हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम इसके लिए वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर हमने इसको कहा है। हम एक टेबल डिस्कस करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर। स्टूडेंट्स अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1489 टॉर हो, ये सारी वैल्यूज़ अब हम टॉर में लेंगे, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 120 सेल्सियस। अगर वाटर का एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर हो, जो कि 1 atm के इक्वल है, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। अगर वाटर 700 टॉर पे रखा हो तो ये बॉयल करता है 98 सेल्सियस पर। अगर वाटर 323 टॉर पे हो तो ये बॉयल करेगा एट 69 सेल्सियस। और अगर ये 23.7 टॉर पे हो तो ये 25 सेल्सियस पे बॉयल करेगा। स्टूडेंट्स हमने देखा कि टॉप टू बॉटम प्रेशर एक्सटर्नल कम होता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जा रहा है। स्टूडेंट्स ये जो 98 सेल्सियस है ये मरी हिल्स पे होता है, मरी हिल्स। और जो 69 है ये माउंट एवरेस्ट पे रिकॉर्डेड है, माउंट एवरेस्ट। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हो रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है नॉर्मली और मरी में जाके वो 98 हो गया? स्टूडेंट्स जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कम हो जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है और 98 मरी हिल्स पे है और इवन लोअर एट माउंट एवरेस्ट बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर इज फर्दर डाउन विच इज़ 223। तो ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ये वैल्यूज़ बुक से ही ली गई हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। एक आइडिया ये है कि वेपर प्रेशर, बल्कि टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर डू नॉट चेंज फॉर बॉइलिंग लिक्विड even on strong heating. टेम्परेचर डू नॉट चेंज फॉर बॉइलिंग लिक्विड इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये इसकी क्या वजह है? स्टूडेंट्स जब एक लिक्विड बॉयल कर रहा है तो आपको पता है वो बड़ी तेज़ी से उसके मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड ऑल द हीट सप्लाइड इज यूज्ड, हीट इज यूज्ड to convert liquid into vapors and do not increase temperature. लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रही है, आप और हीटिंग करेंगे इवेपोरेशन और भी फास्ट हो जाएगी लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जिस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में रहेगा ही नहीं, तो फिर उसका वाटर यानी उस लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज फॉर, highest boiling point is for alpha, helium, beta, neon, charlie,
आर्गोन एंड डेल्टा क्रिप्टॉन। स्टूडेंट्स ये सारी नॉन पोलर गैसेज हैं और नॉन पोलर में लंदन फोर्सेस हैं। अगर साइज बढ़े तो लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं, अट्रैक्शन बढ़ती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन यही है, ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। NH3 बीटा, वाटर चार्ली, HF एंड डेल्टा मीथेन। स्टूडेंट्स अमोनिया, वाटर, HF तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मीथेन नॉन पोलर है। मीथेन तो वैसे ही फारग हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन वाटर, सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 सेल्सियस। अमोनिया -33.4 सेल्सियस के करीब है और HF 19.9 सेल्सियस के करीब है, अप्रॉक्सीमेटली 20 सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा किसका है? वाटर का। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 69 सेल्सियस इज डैश टॉर। ये सारी वैल्यूज टॉर्स में होंगी। स्टूडेंट्स इट इज 300 टॉर बीटा, इट इज 1489 टॉर चार्ली, it is 23.7 torrs and delta it is 323 torr। so it is very simple students, ये तो मैंने टेबल में भी वैल्यूज़ लिखी थी, तो ये 323 टॉर है। अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लिखने लगा हूँ। विच लिक्विड हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट its boiling point? Water, NH3, H2 and delta all same। स्टूडेंट्स आप क्या सोच रहे हैं? मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा? आप हाइड्रोजन सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऑल हैव सेम। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जब दोनों इक्वल होते हैं तब बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई भी लिक्विड जब बॉयल कर रही है तो वो तभी बॉयल करेगी जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर हो जाए। तो स्टूडेंट्स इन तीनों लिक्विड पे एक्सटर्नल प्रेशर तो इक्वल है 760 टॉर एट नॉर्मल कंडीशंस, 1 ATM और 760 टॉर, तो फिर सबका वेपर प्रेशर भी तो 760 टॉर होना चाहिए ना। एज वेपर प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर इक्वल एट बॉइलिंग पॉइंट, सो ऑल द लिक्विड्स एट देयर बॉइलिंग पॉइंट वुड हैव इक्वल वेपर प्रेशर, इक्वल वेपर प्रेशर। change of vapor pressure, change of vapor pressure is highest for temperature change 10 to 20, 10 सेल्सियस से 20 सेल्सियस कर दें। अगर 50 सेल्सियस था तो उसको 60 सेल्सियस कर दें। चार्ली 90 सेल्सियस था तो उसको 100 सेल्सियस कर दें। डेल्टा ऑल सेम। स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे हैं कि सारों में टेम्परेचर चेंज तो 10 सेल्सियस की है, ऑल सेम होना चाहिए। नो, इट इज़ चार्ली। स्टूडेंट्स टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और वेपर प्रेशर की चेंज भी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती जाती है। मैं सपोज्ड वैल्यू आपको बताता हूँ। अगर 10 से 20 करने से 4 की चेंज आए, 50 से 60 पे हो सकता है 10 की चेंज आएगी, और 90 से 100 करने से हो सकता है 100 की चेंज आए। बाई चेंज इन टेम्परेचर
वेपर प्रेशर इंक्रीज, बट दिस इंक्रीज इज लार्जर एट हायर टेम्परेचर्स. Even the change of temperature is equal, but at higher temperatures this change is very high as compared to the lower ones. Students, हमने कुछ MCQs इसके रिलेटेड डिस्कस किए हैं, लेकिन एक आइडिया और भी मैं आपको इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट के रिलेटेड दे दूं. अब आप ये समझें कि इवेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट, यहाँ से दो आइडियाज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन ट्रिक वहाँ पे क्या होती है. एक लिक्विड है, वाटर है, वो एट रूम टेम्परेचर 25 सेल्सियस पड़ा हुआ है, उसमें इवेपोरेशन हो रही है और इवेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट एंड वी एक्सपेक्ट इसका टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए. टेम्परेचर डिक्रीज इज एक्सपेक्टेड, लेकिन आप उसमें थर्मोमीटर लटका दें, उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा. तो फिर हम क्यों कहते हैं कि इट इज़ एन एंडोथर्मिक चेंज, इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक चेंज? स्टूडेंट्स, वो इसलिए कहते हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस आपको समझनी पड़ेंगी कि मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं, बाकी जो बचे वो लो एनर्जी हैं. स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट की जो हीट है वो इसकी कमी को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट से सिस्टम में चली जाएगी. हीट ऑफ सराउंडिंग गो टू सिस्टम, सो टेम्परेचर डिक्रीज फॉर सराउंडिंग. हमें उस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नज़र नहीं आया, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है. कैसे कम होता है? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी नहर या दरिया के किनारे आप बैठें तो बड़ी शदीद गर्मी में भी वहाँ पे टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है, कूलिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है और इन्वायरमेंट की हीट उस वाटर में जा रही है टू कीप दैट टेम्परेचर कांस्टेंट. जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में बताया, तो ओवरऑल डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर तो फिर इन्वायरमेंट में आया, तो वो कूलिंग एरिया हमें लगता है. तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट मिला कि टेम्परेचर कम होगा, किसका? इन्वायरमेंट का. लिक्विड का तो आप थर्मोमीटर रख के देख लें, चेंज ही नहीं होगा. अब एक और कंडीशन को देखें इसी के रिलेटेड. अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड है, वहाँ से इवेपोरेशन हो रही है और हम उसको इंसुलेट कर देते हैं कि हीट इससे ना तो निकल सके और ना ही इसमें एंटर हो सके. इंसुलेशन. स्टूडेंट्स, यहाँ से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल निकल रहे होंगे और यहाँ पे लिक्विड टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा एज इन अर्थवेयर वेजल, एज इन अर्थवेयर वेजल. स्टूडेंट्स, अर्थवेयर वेजल में टेम्परेचर कम होता है, वाटर बिकम कूल in earthware vessel. Why? Because the walls of earthware vessel are porous, molecules evaporate, high energy molecules evaporate and low energy molecule remain inside and their walls are insulator. Environmental heat does not enter through the system, so temperature of system decrease gradually due to evaporation. स्टूडेंट्स, हम इसमें एक ओपनिंग छोड़ी थी, वहाँ से मॉलिक्यूल निकल रहे थे, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल निकलते गए, बाकी लो रह गए, इसका टेम्परेचर कम हो रहा है. जबकि ऊपर वाली एग्जांपल में हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक इंसुलेटेड सिस्टम नहीं था, उसमें एनवायरनमेंट की हीट इधर एंटर हो रही थी. अब एनवायरनमेंट की हीट एंटर नहीं हो रही, अब टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट बढ़ेगा, क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में चले गए हैं, लेकिन एनवायरनमेंट की चेंज इतनी बड़ी नहीं होगी कि हम आसानी से इसको फील कर सकें, लेकिन वो टेम्परेचर में बढ़ेगा और सिस्टम टेम्परेचर में
डिक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स लिख दिए हैं, तो आप इनको गौर से पढ़ें, इनको रिवाइज करें। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फेलोज तक शेयर करें, ताकि ये चीज़ें सब तक आसानी से पहुंच जाएं। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम स्टेट्स ऑफ मैटर का आखिरी हिस्सा सॉलिड्स डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।